आज का लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत जबरदस्त लेक्चर होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग देखने वाले हैं कि अगर कोई चार्ज्ड रिंग है तो उस रिंग के सेंटर से पास होने वाली एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। अगर कोई चार्ज्ड रिंग है इस तरीके से तो उसके सेंटर से पास होने वाली एक्सिस पर, उसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, ये हम लोग देखने वाले हैं। हम लोग लास्ट लेक्चर में ये देख चुके हैं कि अगर कोई इस तरीके से रिंग है, चार्ज रिंग है, अगर कोई चार्ज रिंग है तो उसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, ये हम लोग जानते हैं। अगर कोई हाफ रिंग है तब उसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, अगर 1/4 पार्ट है तब कितनी होगी, और अगर ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है तब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। ये सारी चीजें हम लोग देख चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां से आप लोग जाकर के देख सकते हैं। लेकिन आज हम लोग देखने वाले हैं कुछ बहुत इंटरेस्टिंग, और इसका हम लोग डेरिवेशन भी करने वाले हैं कि अगर कोई चार्ज्ड रिंग है तो उसके एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए चार्ज रिंग। और ये डेरिवेशन बहुत सिंपल डेरिवेशन है, ये आप लोग यकीन नहीं करोगे, रियल में ये डेरिवेशन सिर्फ और सिर्फ 3 लाइन का है, लेकिन लोग इसको कराने से डरते हैं। लोग कहते हैं कि ये डेरिवेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, और आप लोग देखोगे सिर्फ 3 लाइन अगर आप लोग समझ गए तो इसका डेरिवेशन बहुत आसान है, बहुत आसान है। तो हम लोग शुरू करते हैं। स्वागत है आपका अपने सुपर एनर्जेटिक चैनल सिसोदिया विद्यापीठ में। अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो सभी लोग वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर कीजिए भाई, ताकि उन लोगों को भी इसका बेनिफिट मिल सके। ओके, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि एक चार्ज रिंग है, इस रिंग के सेंटर O है, इसके सेंटर से यक्स डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, उस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और इसका रेडियस, इसकी रेडियस मान लो कि कैपिटल R है। इसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल R। अब आप लोग बताइए, हम लोग ये जानते हैं कि अगर कोई पॉइंट चार्ज है, और इस पॉइंट चार्ज से यक्स डिस्टेंस पर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू होता है KQ/x², KQ/r², यही होता है। अगर पॉइंट चार्ज है तो उसके कारण उससे यक्स डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है KQ/x²। लेकिन ये कोई पॉइंट चार्ज तो है नहीं, ये तो एक रिंग है, और इस रिंग के सेंटर से, ये रिंग है और रिंग का सेंटर यहां है, तो इस रिंग के सेंटर से पास होने वाली एक्सिस पर, यहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अगर इस तरीके से रिंग है तो इसके सेंटर से पास होने वाली एक्सिस पर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है। तो ये पॉइंट चार्ज तो है नहीं कि हम ये लगा देंगे, ये तो एक रिंग है। तब हम लोग कैसे कैलकुलेशन करेंगे, तो इसके कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि यहां पर एक छोटा सा एलिमेंट कट कर लेते हैं, और जब छोटा सा एलिमेंट कट करेंगे तो उस एलिमेंट में कुछ ना कुछ तो चार्ज भी होगा, तो वो जो चार्ज होगा उस चार्ज का नाम हम दे देते हैं dq। मैं इसे एक छोटा सा एलिमेंट मैंने कट किया और वो चार्ज कितना है, dq है। यहां पर चार्ज, इस छोटे से एलिमेंट में चार्ज कितना है, dq। तो अगर छोटा सा चार्ज है तो छोटे से चार्ज के कारण छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी, तो इस छोटे से चार्ज के कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत छोटी सी होगी। तो dq चार्ज के कारण यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वही पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो इस पॉइंट पर पॉजिटिव से अबे होगी, तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर इस डायरेक्शन में होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी, और प्लस क्यू के, ये dq चार्ज के कारण यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी होगी, d इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। कोई प्रॉब्लम नहीं, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, de इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, नो प्रॉब्लम। अब हम ये देख लेते हैं कि de की वैल्यू क्या होगी।
डीई की वैल्यू क्या होगी। तो डीई की वैल्यू अगर देखो तो डीई इज इक्वल टू, अच्छा आप लोग बताइए, छोटा सा चार्ज मैंने कट कर लिया है, अगर ये छोटा सा चार्ज डीक्यू है तो इस छोटा सा चार्ज, ये तो पॉइंट चार्ज की तरीके से बिहेव करेगा, ये छोटा सा चार्ज है तो ये छोटा सा चार्ज पॉइंट चार्ज की तरीके से बिहेव करेगा। तो इस चार्ज के कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, हम सिंपल सा वही फार्मूला लगाएंगे, क्या हो जाएगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू कितना है, डी क्यू है, डी क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, मतलब डिस्टेंस, इनके बीच की डिस्टेंस मैं मान लेता हूं आर है, तो यहां क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा आर की वैल्यू भी आप लोग निकालना चाहो तो आर की वैल्यू भी निकाल सकते हो, चलिए हम आर की वैल्यू भी निकाल करके दिखा देते हैं। आप लोग अगर इसको देखोगे तो ये एक ट्रायंगल दिख रहा है, एक ट्रायंगल दिख रहा है, और इस ट्रायंगल में अगर हम इसको कोई एंगल ले लें, ये वाला एंगल मान लें कि थीटा है, तो ये एंगल है, तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, और ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस, बिल्कुल ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनियस। तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं, परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये तो सब बेसिक चीजें हैं, ये कोई डेरिवेशन अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है, ये तो सब बिल्कुल बेसिक चीजें। इतना हो गया, इतने में कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम लोग क्या करते हैं कि यहां से डीक्यू चार्ज ले लिया गया, ये थीटा है, अगर हम इसको चाहें तो यहां पर इस डीक्यू चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना है, डीई है। तो इस डीई को हम दो कंपोनेंट में ब्रेक करते हैं, इस डी को हम दो कंपोनेंट में ब्रेक करते हैं। अगर ये थीटा है तो ये भी तो थीटा होगा, ये थीटा होगा। अब डी को दो कंपोनेंट में ब्रेक करो, अब ये डीई यहां से आप लोग देखोगे तो ये एक कंपोनेंट आएगा, और यहां से थीटा लगा हुआ है तो ये हो जाएगा डीई कास थीटा, कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये एक कंपोनेंट ये होगा और एक कंपोनेंट ये होगा, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा डीई साइन थीटा, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम इतने में नहीं होनी चाहिए। अब मेन बात अब आती है, आप लोग क्या करिए, एक एलिमेंट मैं उसको मिटा दूंगा, रिमूव कर दूंगा, लेकिन फिर भी समझने के लिए मैं क्या करता हूं, इस ब्लू से कर देता हूं, पेन चेंज करके। एक एलिमेंट समझने के लिए, सिर्फ हमें आवश्यकता नहीं है लेकिन समझने के लिए मैं कर रहा हूं कि यहां से मान लीजिए जैसे एक ऊपर लिए हो तो एक नीचे ले लो, एक सबसे ऊपर टॉप पर लिया है और एक सबसे नीचे ले रहा हूं, डी क्यू समझाने के लिए। क्यों समझाने के लिए, क्योंकि ये डी साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाता है। अब आप लोग कहोगे कैसे कैंसिल आउट हो जाता है, डायरेक्ट अगर बता दूंगा, इसलिए हमें समझाना पड़ रहा है। तो यहां पर अगर हम एक चार्ज ले लें डी क्यू, एक छोटा सा एलिमेंट मैं यहां पर कट करूं, जैसे यहां पर कट किया था वैसे चार्ज यहां पर कट किया, और यहां से अगर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर आप लोग देखो ये डी क्यू है, तो यहां पर डी क्यू चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो डीई होगी। क्यों, और दोनों सेम भी होंगे। क्यों सेम होंगे, क्योंकि ये भी डी क्यू चार्ज, ये भी डी क्यू चार्ज, ये भी डिस्टेंस आर और ये भी डिस्टेंस आर, दोनों डिस्टेंस आर ही होंगी। तो ये आर डिस्टेंस पर डी क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड भी डीई ही होगी। अब इस डीई और ये वाला एंगल भी तो वही उतना होगा, बिल्कुल भाई सिंपल सा सोचो, ये रिंग है और ये रिंग है, इस रिंग के सेंटर से पास होने वाला एक्सिस यहां पर, इस रिंग के कारण चाहे ऊपर से पॉइंट को हम ज्वाइंट करें चाहे नीचे से हम ज्वाइंट करें, दोनों की लेंथ भी सेम होगी, दोनों की लेंथ भी है आर और आर भी सेम होगा, और चाहे ऊपर से निकालें चाहे नीचे से मिलाएं, ये दोनों एंगल भी थीटा क्या होंगे, इक्वल होंगे। भाई सिंपल सा इसको कोण की तरीके से समझिए, कोण की तरीके से मान लीजिए ये रिंग है और ये रिंग है, इसको यहां से मिलाया जा रहा है, तो चाहे हम यहां से मिलाएं चाहे इधर से मिलाएं, चाहे इधर से चाहे इधर से, चाहे हम यहां से मिला दें चाहे हम यहां से मिला दें, ये सभी कंडीशन में क्या होगा, ये सभी कंडीशन में एंगल भी सेम होगा और सारी की सारी डिस्टेंस भी क्या होंगी, सेम होंगी। क्लियर, तो ये थीटा भी सेम होगा, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और ये डीई है, अब ये डीई है तो ये डीई का ये थीटा कंपोनेंट है, तो एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा कितना, डीई कास थीटा, और एक कंपोनेंट ऊपर चला जाएगा कितना, डीई साइन थीटा। अब आप लोग देखिए डी साइन थीटा नीचे भी है, डी साइन थीटा ऊपर भी है, एक नीचे है एक ऊपर है, जस्ट अपोजिट है, एक नीचे और एक ऊपर, इस तरीके से एक ऊपर की तरफ है और एक
नीचे की तरफ है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। और ये दोनों क्या होंगे, डी cos थीटा दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे। मतलब अगर 2dq लिया गया है, तब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, वो 2 cos थीटा आ रहा है। dq यहां भी, dq यहां पर, जो दो जगह dq कट किया गया है, तो d cos थीटा भी 2 बार आ रहा है। और अगर हम एक ही dq लेंगे, रेड वाला अगर हम एक ही dq ले रहे हैं, तो यहां पर एक ही d cos थीटा आएगा। क्लियर? और ये वाला जो कंपोनेंट आ रहा है, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा भाई, वेरी सिंपल सा। जो हम ऊपर लिए वही हम नीचे ले रहे हैं, तो इसका ऊपर की तरफ वो ऊपर वाला कंपोनेंट, इसका नीचे वाला कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। अगर हम इधर और इधर ले रहे हैं, तो इसका ये वाला कंपोनेंट और इसका ये वाला कंपोनेंट, और दोनों का वर्टिकल कंपोनेंट, इस तरीके से ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। जो रहेगा, जब इस तरीके से एक पॉइंट यहां था, एक पॉइंट यहां था, इसका ये, जब इसको हमने कंपोनेंट में ब्रेक किया, तो इसका दोनों ये तो जाकर के जुड़ जाएगा, लेकिन ये वाला एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा। क्लियर? तो हमारा यही वाला जुड़ रहा है। तो अगर 2dq लोगे तो 2d cos थीटा आएगा, अगर एक लोगे तो 1d cos थीटा आएगा, कोई दिक्कत नहीं। मतलब एक dq के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, एक dq के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहीं पर मैं कर देता हूं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी है, de cos थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड है कितनी, de cos थीटा, बस यही तरह समझना है और कुछ नहीं। एक dq है, तो इस dq के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है तो de, लेकिन थीटा डिग्री बन रहा है, इसलिए de cos थीटा और de sin थीटा, और de sin थीटा वाला कैंसिल आउट हो गया, बचा de cos थीटा। हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड है de cos थीटा, एक dq के कारण। इसी तरीके से dq हम हर जगह dq काट लें, और काट करके इन सबको हम क्या कर दें, जोड़ दें। इन सबको हम dq, इसके कारण d cos थीटा, इसके कारण d cos थीटा, इसके कारण भी d cos थीटा, इसके कारण भी d cos थीटा, और सभी d cos थीटा को हम सबको ऐड कर लें। सभी dq के कारण हम ऐड कर लें, और जब सभी के कारण ऐड कर लेंगे तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। लेकिन हम इस तरीके का जब कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो हम ऐड नहीं कर सकते हैं, हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं। जब हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये dq सब dq क्या हो गया, जुड़ गया। मतलब टोटल d cos थीटा हमारा यही इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। मतलब यहां पर E नेट जो होगा वो E नेट हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ de cos थीटा। इतना आप लोग समझ गए होंगे, बिल्कुल इतना समझ में आ जाना चाहिए। एक लाइन हो गया, ये है एक लाइन डेरिवेशन का, d cos थीटा ये है d cos थीटा, और इसको इंटीग्रेट कर दो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E नेट। सेकंड लाइन में हमें क्या करना है, d की वैल्यू पुट कर देना है। d की वैल्यू क्या होती है, k क्यू बाई आर स्क्वायर, क्यू के स्थान पर dq यहां पर रख दो, k d के स्थान पर dq बाई आर स्क्वायर cos थीटा। अच्छा, यहीं पर मैं cos थीटा भी आप लोगों को बता दूं, यहां पर cos थीटा की वैल्यू आप लोग रख सकते हो, या कि चलिए बाद में रखेंगे। इतना हो गया, इतने में तो कोई दिक्कत नहीं। इसका इंटीग्रेशन भी बहुत आसान है। आप लोग देखिए, k कांस्टेंट है, k क्या है, k तो कांस्टेंट है, बिल्कुल इसको बताने की जरूरत नहीं। k की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और वो कांस्टेंट होता है। r आप लोग देखोगे तो r भी कांस्टेंट है। r क्या है, कांस्टेंट है। r क्या है, कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है, क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि ये वाला भी r, ये वाला भी r, चाहे इधर से मिलाओ तब भी r, इधर से भी मिलाओ तब भी r, हर जगह मिलाओगे तो ये सब के सब क्या रहेंगे, r ही रहेगा। तो r भी कांस्टेंट है। अच्छा, थीटा भी कांस्टेंट है, मैंने बताया। चाहे ये वाला एंगल लो, मतलब चाहे ऊपर लो, चाहे इधर लो, चाहे इधर से मिलाओ, चाहे इधर से मिलाओ, कहीं से मिलाओ, थीटा क्या रहेगा, सेंटर वाली लाइन से अगर ज्वाइन करोगे तो इक्वल एंगल आएगा। तो थीटा भी कांस्टेंट है, और जब थीटा भी कांस्टेंट है तो k भी बाहर हो जाएगा, r भी बाहर हो जाएगा, थीटा भी बाहर हो जाएगा। तब हमारा क्या आ जाएगा, ये k, ये वाली कोई लाइन नहीं है, इसको हम बाहर कर रहे हैं। k को बाहर कर लो, cos थीटा को बाहर कर लो, बटे आर स्क्वायर को बाहर कर लो, इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचा, dq। ठीक है, अब E नेट इज इक्वल टू k बाई आर स्क्वायर इंटू cos थीटा। cos थीटा हम यहां पर एक टर्म लिख रहे हैं, आप लोग यहां पर देखिए, cos थीटा
कास थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? कास थीटा, यहां देखिए, कास थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, यही तो होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो और बेस क्या है? बेस यही तो है एक्स, ये एक्स बेस हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस आर हो जाएगा, मींस कास थीटा इक्वल टू हो जाएगा एक्स बाई आर। कोई दिक्कत नहीं, कास थीटा की वैल्यू रख दो, के बाई आर स्क्वायर, ये हो गया, कास थीटा के स्थान पर रख दो एक्स बाई आर, एक्स बाई आर इंटू डी क्यू का इंटीग्रेशन। अब आप लोग देखिए, डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू का इंटीग्रेशन कर दिया जा रहा है, मतलब डी क्यू पूरा डी क्यू सबको जोड़ दिया जाएगा, और जब सबको जोड़ दिया जाएगा तो टोटल चार्ज आ जाएगा क्यू, मतलब डी क्यू का जब इंटीग्रेशन कर देंगे तो टोटल चार्ज आ जाएगा क्यू। बस हो गया डेरिवेशन भाई, यही डेरिवेशन है, गिन सकते हो 1 2 और ये लास्ट वाली 3, 3 लाइन का डेरिवेशन। कितना सिंपल डेरिवेशन, देखिए ई नेट, अब मैं रिजल्ट लिख रहा हूं डायरेक्ट, ई नेट इज इक्वल टू के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू आर, आर स्क्वायर इंटू आर बराबर क्या हो जाएगा? आर क्यूब। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहां पर ई नेट इज इक्वल टू, मैं दोबारा वही रिजल्ट लिख रहा हूं, के क्यू एक्स बटे आर क्यूब, जो है आर की वैल्यू रख दो, आर की वैल्यू ये है, आर इक्वल टू क्या है? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ओके। और इसी को हम लोग लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, ये तो लिख सकते हैं भाई, पावर 1/2। अंडर रूट का मतलब क्या होता है? पावर 1/2। तो अब ये वैल्यू यहां पर रख दो, आर के स्थान पर आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, इसकी पावर क्या आ जाएगी? 1/2, इसकी पावर आ जाएगी 1/2, लेकिन यहां पर क्यूब भी है, मतलब इसका क्यूब करेंगे, और जब इसका क्यूब करेंगे तब ये हो जाएगा पावर 3/2, पावर क्या आ जाएगा? 3/2। ये आ गया हमारा ई का फार्मूला। ई नेट इज इक्वल टू के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये कहां पर आया? कोई भी चार्ज रिंग है उसके सेंटर से पास होने वाली एक्सिस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। क्लियर? इतने में कोई दिक्कत नहीं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसी में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हम वेरीफाई कर लेते हैं क्या ये सही है या गलत है, ये सही है या गलत है। आप लोग एक चीज बताइए कि कोई भी इस तरीके से चार्ज रिंग है, इस तरीके से चार्ज रिंग है, इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? तो आप सब लोग जानते हो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? 0 होती है भाई, यही तो होती है, बिल्कुल। तो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, इतना हम लोगों को पता है। अगर हम यहां पर x की वैल्यू ये है, यहां से यहां तक ये x की वैल्यू, अगर हम x की वैल्यू को कम कर दें, मतलब x की वैल्यू को हम 0 कर दें, अगर हम x की वैल्यू को 0 कर देंगे तो x की वैल्यू जब 0 करेंगे तो क्या यहां पर पहुंच जाएंगे? और ये क्या है? सेंटर ही तो है, और जब ये सेंटर है तो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? 0 होती है। सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? 0 होती है, ये हमें पता है। तो हमें इस फार्मूले में भी x की वैल्यू 0 रखने पर क्या होना चाहिए? x इक्वल टू 0 रखने पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ जाना चाहिए। और यहां पर देखो x की वैल्यू 0 रख दो, x की वैल्यू 0 रखोगे, और जैसे x की वैल्यू 0 रखोगे ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। क्लियर? मींस एट सेंटर पर x इक्वल टू 0 हो जाएगा, और ई नेट भी क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 हो जाएगी। कब? जब x इक्वल टू 0 रख देंगे, और x इक्वल टू 0 रखने पर सेंटर पर आ जाएंगे। क्लियर? सेकेंड आप लोग देखिए, एट x इज ग्रेटर देन आर, x की वैल्यू अगर बहुत ज्यादा है r से, तब क्या होगा? अगर x बहुत बड़ा है, अगर हम इसको यहां से आकर के देखें, अगर इस चार्ज रिंग को यहां से देखें और दूर से देखें, अगर x की वैल्यू इस r के रेडियस के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है, अगर x की वैल्यू r के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है, तो क्या होगा?
अगर ये रिंग है और इसको बहुत दूर से आकर के देखा जा रहा है तो ये रिंग जो है क्या एक पॉइंट चार्ज की तरीके से बिहेव करेगा? इस रिंग को अगर बहुत दूर से देखा जा रहा है तो क्या ये छोटी सी चूड़ी की तरीके से, कंगन की तरीके से दिखेगा? बिल्कुल एकदम छोटा सा कंगन की तरीके से दिखेगा। मींस अगर बहुत दूर से देखेंगे तो ये इसको एक पॉइंट चार्ज की तरीके से बिहेव कर सकता है। मतलब इसको हम एज्यूम कर सकते हैं कि पॉइंट चार्ज है। क्यों? क्योंकि बहुत दूर से हम देख रहे हैं। तो अगर x की वैल्यू r से बहुत ज्यादा है, x ग्रेटर देन r है, तब ये पॉइंट चार्ज की तरीके से बिहेव करेगा। और ये चार्ज कितना है? q चार्ज है। और q चार्ज ये x बहुत ज्यादा है तो q चार्ज x डिस्टेंस पर अगर रखा हुआ है, q चार्ज अगर x डिस्टेंस पर रखा हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इतना आना चाहिए। बिल्कुल ये आना चाहिए, ये इतना आना चाहिए। अब ये देखो, इस फार्मूले से देखो क्या इतना आ रहा है। सेकंड, एट x इक्वल टू ग्रेटर देन r, तब E नेट कितना हो जाएगा? E नेट मतलब x बहुत बड़ा है, r बहुत छोटा है, r की वैल्यू बहुत कम है। और जब r बहुत कम है, r ही सबसे छोटा है, और r का जब बहुत छोटी चीज का स्क्वायर कर देंगे तो और छोटा हो जाएगा। तो आर स्क्वायर बहुत छोटा हो जाएगा, जिसके कारण हम उसे क्या कर देते हैं? नेग्लेक्ट कर देते हैं। आर स्क्वायर छोटा हो जाएगा, आर बहुत छोटा है। और अगर बहुत छोटी चीज का स्क्वायर किया जाए, जैसे आर की वैल्यू मान लीजिए 0.1 है, और इसका जब स्क्वायर कर देंगे तो ये आ जाएगा 0.01, और छोटा हो गया स्क्वायर करने के बाद। तो आर तो छोटा था, यार का स्क्वायर कर दिया गया और छोटा हो गया, तो इसका मतलब है कि ये और छोटा हो गया। मतलब इसको आर स्क्वायर को हम क्या कर सकते हैं? नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो आर स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर दो, और जब आर स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर दोगे तो बचेगा क्या? के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, यही तो बचेगा। और ये नीचे 2 ऊपर 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचेगा? एक्स क्यूब बचेगा। क्या बचेगा? एक्स क्यूब बचेगा। के क्यू एक्स बटे एक्स क्यूब, चलो हम लिख ही देते हैं, बट एक्स बटे एक्स क्यूब, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से एक एक्स और यहां से एक एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा? ई नेट इक्वल टू के क्यू बाई एक एक्स, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर। क्लियर? अब आप लोग देखिए, ये जो ई नेट आया क्या ऐसे ही आ गया? के क्यू बाई एक्स स्क्वायर ये भी है, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर ये भी है। मतलब जब बहुत दूर चले जाएंगे तो ये पॉइंट चार्ज की तरीके से बिहेव करने लगेगा, और इसको यही होना भी चाहिए था और वही आ भी गया। मतलब ये फार्मूला हमारा वेरीफाई हो रहा है। अच्छा, एक चीज और, अगर थर्ड कंडीशन हम ये ले लें कि x इज इक्वल टू इनफाइनाइट ले लें, अगर हम x की वैल्यू बहुत ज्यादा कर दें, अगर इनफाइनाइट पर चले गए, तो आप लोग जरा सा इमेजिन कीजिए, अगर हम इससे बहुत दूर चले गए, इनफाइनाइट पर चले गए, अगर इनफाइनाइट पर चले गए तो क्या होगा? इतनी दूर चले जाएगी ये हमें दिखेगा ही नहीं। और जब दिखेगा ही नहीं तो इसका प्रभाव कहां रहेगा भाई? इसका प्रभाव भी नहीं पड़ेगा। और जब इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण कहां होगी? जब इसका कोई प्रभाव नहीं है, दिख ही नहीं रहा है, इसका प्रभाव ही नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी? जीरो होगी। अब देख लीजिए, जब x की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगी, मतलब इनफाइनाइट हो जाएगी, जब x की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी, और जब x की वैल्यू इनफाइनाइट हो जा रही है, मींस किसी चीज को इनफाइनाइट से डिवाइड किया जा रहा है, तो नेट ई नेट क्या हो जाएगा? जीरो आ जाएगा। तो आप लोग लिख सकते हो एट x इक्वल टू इनफाइनाइट ई नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो। x की वैल्यू इनफाइनाइट रखोगे तो किसी भी चीज को इनफाइनाइट से डिवाइड करने के बाद क्या आ जाता है? जीरो आ जाता है। तो ये ई नेट कितना आ गया? जीरो आ गया। क्लियर? इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज समझने वाली है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, मैं इसको रिमूव कर देता हूं, यहीं पर मैं सारी चीजें बता देता हूं, यहां पर मैं जगह छोड़ देता हूं, यहां पर एक ग्राफ बता दूंगा आप लोगों को। यहां पर आप लोग एक पॉइंट और नोट करो, फोर्थ पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका डेरिवेशन मैं नहीं बता रहा हूं क्योंकि उसके लिए काफी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। आप लोग जरा सा सोचिए, बस यही से ही, जब x इक्वल टू जीरो है, जब x इक्वल टू जीरो है, जैसे मान लो कि मैं यहां पर ये बना रहा हूं ग्राफ, और ये है रिंग। तो रिंग की जब हम सेंटर पर हैं, रिंग की जब हम सेंटर पर हैं, मतलब x इक्वल टू जीरो पर है, जब x इक्वल टू जीरो पर है, सेंटर पर है, तब इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? जीरो। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? यहां पर जीरो है। क्लियर?
और जब यहां पर तो जीरो है, और जब हम इधर जा रहे हैं और कहां तक जा रहे हैं, इनफाइनाइट पर जब हम पहुंच गए हैं, तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, जीरो है। इनफाइनाइट पर भी पहुंच गए तब भी जीरो है। मतलब जब सेंटर पर है, जब सेंटर पर है एक्स की वैल्यू जीरो है, तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, और जब इनफाइनाइट पर है तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो। सेंटर पर भी जीरो, इनफाइनाइट पर भी जीरो, तो दोनों कंडीशन, यहां भी जीरो, यहां भी जीरो, और तो इसका मतलब है कि बीच में कहीं ऐसा होना चाहिए जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, मैक्सिमम हो। तो बीच में कहां पर मैक्सिमम होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां भी जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां भी जीरो, दोनों पॉइंट पर जीरो आ रही है, इनफाइनाइट पर भी जीरो है, सेंटर पर भी जीरो है, तो मैक्सिमम कहां पर है, बात तो ये आती है, मैक्सिमम है कहां पर। तो मैक्सिमम कहां पर है ये मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब E इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू r बाई टू, सॉरी x इज इक्वल टू r बाई रूट टू, x इक्वल टू r बाई रूट टू, और वैसे इधर इसको लिख सकते हो x इक्वल टू प्लस माइनस r बाई रूट टू। मतलब इधर भी r बाई रूट टू पर, इधर भी r बाई रूट टू पर मैक्सिमम होगी। क्लियर, इस चीज को आप लोगों को रट लेना है। सर ये आएगा कैसे, तो इसका डेरिवेशन आप लोगों को करने की जरूरत नहीं है, ये कंपटीशन में डायरेक्ट रिजल्ट पूछा जाता है। बायोलॉजी वाले जो स्टूडेंट हैं वो लोग डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन नहीं पढ़े हुए हैं, इसलिए मैं इसको नहीं बता रहा हूं, नहीं तो मैं बता देता। और आप लोग जब डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ लोगे तब आप लोग देखोगे ये जो ई नेट है, ई नेट इक्वल टू के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। जब हम इसको मैक्सिमम लेने के लिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, तो इसको डीई बाई डी एक्स करेंगे, दो बार इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, दो बार डिफरेंशिएशन करने के बाद जीरो रखेंगे, और दो बार डिफरेंशिएशन करने के बाद जीरो रखेंगे। अगर वो पॉजिटिव आता है तो मिनिमम होता है, अगर नेगेटिव आ जाता है रिजल्ट तो क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। तो इसका दो बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, और दो बार डिफरेंशिएशन करना थोड़ा सा अभी डिफिकल्ट है क्योंकि आप लोग डिफरेंशिएशन नहीं किए हो, इसलिए आप लोग डायरेक्ट रिजल्ट याद रखिए कि ई मैक्सिमम होगा कब, जब x की वैल्यू प्लस माइनस r बाई रूट टू होगा। जब x की वैल्यू ये x की वैल्यू इसकी रेडियस डिवाइडेड बाई रूट टू, रेडियस से कम, रेडियस को डिवाइड किया जा रहा है, मतलब x की वैल्यू रेडियस से कम होनी चाहिए। जब रेडियस से कम है, मतलब x जो है वो कम है, किससे, रेडियस से भी कम है, तब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, मैक्सिमम होती है। कहां पर मैक्सिमम होती है, r बाई रूट टू पर। और अच्छा, मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है ये मैं आप लोगों को बता दूं, ई मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है ये मैं आप लोगों को बता देता हूं। देखिए ध्यान से, मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए बहुत सिंपल है भाई, ई की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है ये निकालना बहुत आसान है। x इक्वल टू क्या है, r बाई रूट टू। इसको आप लोग करके देखिए, अपने रफ में इसको सॉल्व कीजिए, अपने नोट्स में सॉल्व कीजिए। x की वैल्यू क्या करना है, r बाई रूट टू रख देना है, कहां पर, ई नेट में। यहां पर x के स्थान पर r बाई रूट टू रख दो, यहां पर x के स्थान पर r बाई रूट टू रख करके स्क्वायर कर दो, और फिर इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करो। और सॉल्व करने के बाद आप लोग देखोगे कि आपका रिजल्ट जो आएगा वो आएगा 2/3√3 के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर, 2/3√3 के क्यू बाई आर स्क्वायर, ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। ये मैक्सिमम वैल्यू है। कहां पर ये मैक्सिमम वैल्यू होगी, x इक्वल टू r बाई रूट टू पर। तो अगर इसका ग्राफ बनाए हम तो कैसे बनता है, तो इसका ग्राफ यहां पर कुछ इस तरीके से होता है, लीनियर। इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है, लीनियर। पहले तो ये लीनियर ग्राफ होता है, उसके बाद में ये कुछ ग्राफ कुछ इस तरीके से हो जाता है, कुछ इस तरीके से ये बढ़ता है। 1 सेकेंड, पहले ये लीनियर ग्राफ है, सीधी लाइन आ रही है, उसके बाद कुछ इस तरीके से जाकर के ये यहां पर इस तरीके से हो जाता है।
क्लियर। ये पॉइंट जहां पर मैक्सिमम है वो कौन सा पॉइंट होता है, वो पॉइंट होता है R/√2। और ये मैक्सिमम वैल्यू जो है, ये जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी मैक्सिमम वैल्यू होती है, तो मैक्सिमम वैल्यू यहां पर जो मैक्सिमम वैल्यू है वो होती है ई मैक्सिमम, ई मैक्स। और ई मैक्सिमम की वैल्यू होती है 2/3√3 KQ/R²। और अगर ये ग्राफ एक साइड में बना था तो ये बनेगा, अगर इस साइड में भी ग्राफ बनाए तो इस साइड में, अब आप लोग खुद ही सोचिए, अगर इस साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस के कारण इधर है तो इस साइड में प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इधर होगी। भाई ये रिंग है, अगर इधर हम देख रहे हैं तो इस साइड पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इधर की तरफ है। तो इस साइड में हम देखेंगे तो इधर की तरफ होगा, इधर इस साइड में है तो इधर इस साइड में है, मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इधर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हम ऊपर दिखाएं तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, नीचे की तरफ दिखाना होगा। तो इधर भी जब इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे तो सेम ऐसे ही ग्राफ बनता है। इधर पहले तो लीनियर होता है, उसके बाद ये ग्राफ इस तरीके से बढ़ता है। और ये मैक्सिमम कहां पर होगा, ये होगा ये वाला प्लस R/√2 और इधर वाला हो जाएगा माइनस R/√2। और यहां पर वैल्यू कितनी होगी, ये होगी ई मैक्सिमम। ई मैक्सिमम की वैल्यू कितनी होगी, ये। क्लियर। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है इसलिए हमने ऊपर दिखाया, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में है इसलिए हमें नीचे दिखाना पड़ा कि इधर वाले को हमने पॉजिटिव दिखाया, इधर वाले को हमें क्या दिखाना पड़ेगा, नेगेटिव दिखाना पड़ेगा। क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर हमने ऊपर की डायरेक्शन को प्लस दिखाया है तो नीचे की डायरेक्शन को हमें क्या दिखाना पड़ेगा, नेगेटिव दिखाना पड़ेगा। तो ऊपर की डायरेक्शन को हमने प्लस दिखा दिया इधर वाले को, तो इधर वाली डायरेक्शन को हमने नीचे दिखाना पड़ा, नेगेटिव दिखाना पड़ा। क्लियर। इसमें कोई कंफ्यूजन आप लोगों का नहीं होना चाहिए। ये लेक्चर मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। इसको अच्छे से आप लोग नोट्स बनाइए। इससे ये जो रिजल्ट आया है इससे आप लोग देखोगे, इसको याद रखिए, E net इक्वल टू KQX/R² + X² पावर 3/2। इससे अगले लेक्चर में मैं बताऊंगा कि किस किस तरीके से उसमें नीट और IIT में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि चुटकियों में बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं, ये बताने वाला। इसलिए इसको बहुत ध्यान से आप लोग पढ़िएगा। और ये रिजल्ट बहुत पूछा जाता है नीट और IIT में, ये कई बार पूछा जा चुका है कि ई मैक्सिमम कहां पर होता है, तो मैक्सिमम होता है X = 2 ± R/√2 पर। R/√2 डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होती है। क्लियर। तो इसको आप लोग प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाइए और उसका रिवीजन कीजिए। ओके, इसी तरीके से आप लोग पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। ऑल द वेरी बेस्ट।